राज्यसभा में आज ओबीसी संशोधन बिल पेश होगा, लेकिन कल विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों के नेता वेल में पहुंच गए, डेस्क पर चढ़कर आसन की तरफ रूल बुक फेंक दी। विपक्ष का आरोप है कि सदन में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्षी दलों के नेता जानबूझकर सदन की कार्रवाई में रोड़ा डाल रहे हैं। विपक्षी मांग पर राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, वक्त भी तय हो गया था, लेकिन चर्चा की बजाय सिर्फ हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने रूल बुक फेंक दी। काले कानून वापस लेने पैणगे। मैं विश्वास दिवाना चाहना किसान वीरां नूं, तुसीं अपनी लड़ाई जंग बाहर जारी रखो, असीं पार्लीमेंट दे हाउस दे विच तुहाडी जंग जारी रखांगे जिन्ना चिर काले कानून वापस नहीं होंदे। तो तुसीं ये पुछिआ खेद, सानू कोई खेद नहीं, सानू मजबूर कर दिता इन्हां ने, इस किस्म दे अपने हथ दे विच रूल्स लैण वास्ते मजबूर कर दिता। सानू ये सैशन तो सस्पेंड कर देण, हाउस चों बाहर कढ़ देण, साडे ते केस बना देन, सानू जेल च भेज देन, भावें सानू फांसी टंग देन, जिन्ना चिर काले कानून जेड़े वापस नहीं होणगे असीं अपना संघर्ष जारी रखांगे। कि मेरे नोटिस पर चर्चा शुरू हुई, मैंने भाषण शुरू किया और हमने बताया कि किसान की गलत नीतियों के कारण, किसानों को किसान विरोधी नीतियों के कारण जो यूपीए सरकार का 10 साल का बजट था उससे अधिक बजट एनडीए सरकार ने 1 साल में दिया है। जितना इनका बजट था उससे ज्यादा तो किसानों के खाते में मोदी जी की सरकार डाल चुकी है। ये किसान विरोधी हैं और पिछले 2 दशक में जितने भी आयोग बने सबकी रिकमेंडेशंस के आधार पर ये बिल बनाए गए हैं। संसद में मुझे नहीं मालूम है कि कभी कोई सांसद रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकना प्रारंभ कर दे और लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करते रहे, जबकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कृषि कानून पर बहस के लिए और स्वीकृति हुई, शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन के लिए बहस प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग भी उस पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन जैसे ही बहस प्रारंभ हुई, एक और तो मांग करते हैं कि कृषि कानूनों पर चर्चा हो, और जब चर्चा होने लगी तो टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकने लगे। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही अपमानजनक है। गलत नीयत से केवल किसान की आड़ में एक ऐसी चर्चा जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिस चर्चा में कानूनों के जिन कानूनों के प्रति किसान में रोष है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती, तो ऐसी चर्चा का कोई अर्थ नहीं निकलता था। इसीलिए पूरा समूचा विपक्ष एकजुटता से देश के किसान के साथ आगे खड़ा हो गया कि कौन जवाब देगा जो 600 किसान जिन्होंने जान कुर्बान कर दी पिछले 8-9 महीने के इस संघर्ष में। तो पूरा आज विपक्ष समूचा किसान के साथ आगे खड़ा हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से कृषि कानून को लेकर अब भी संसद में संघर्ष जारी है, किस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है। कल रूल बुक को भी फेंक दिया गया, किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, राज्यसभा में गरिमा को तार-तार किया गया, चर्चा का वक्त भी तय हो चुका था, लेकिन इस बीच रूल बुक को फेंका गया। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोकसभा से ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में से पेश किया जाएगा। बिल मंगलवार को लोकसभा से पारित हो गया। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े थे, जबकि सदन के किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। राज्यसभा में बिल के पारित होने की पूरी संभावना है, लेकिन हंगामेदार सत्र होने के आसार हैं। ये ऐतिहासिक बिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक और उपलब्धि हुई है। ओबीसी समाज में जहाँ जहाँ पर भी कमी बेसी रह गई थी उसकी पूर्ति आज कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनको पूरा अधिकार
दे दिया गया है वो अपने वहाँ की लिस्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरह से बहुत ऐतिहासिक कदम है और ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 50% से आगे आरक्षण हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जो बाकी पिछड़े वर्ग है उनको अगर आरक्षण देना है तो 50% की मर्यादा रखकर कैसे दे सकते हम। इसलिए शिवसेना ने, मैं और विनायक राउत जी ने, हम दोनों ने मिलकर एक अमेंडमेंट दी थी। उस अमेंडमेंट को उन्होंने स्वीकारा नहीं है। अब रही बात, चलो राज्य को मिल गया अधिकार, लेकिन राज्य कैसा करेगा, तो राज्य के लिए जो अनुमति चाहिए थी वो मिली नहीं है, इसलिए आधा अधूरा बिल है। तो ओबीसी के हक के लिए बिल लाया गया है, उसका हमने समर्थन किया है, लेकिन जो एक मामला लटका हुआ है बहुत दिन से, सरकार डरी हुई है कि जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं कर रही है। उसकी डिमांड हमने की है और हम चाहते हैं कि जो अगला सेंसस हो उसमें कास्ट सेंसस होना चाहिए। इस दिशा में मोदी जी ने ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी बनाई। एससी की थी, माइनॉरिटी की थी, एसटी की थी, लेकिन ओबीसी की नहीं थी, जो बहुत बड़ा वर्ग है। एससी कमीशन बहुत पावरफुल होता था, ओबीसी कमीशन दंतहीन शक्तिहीन होता था। उसको संवैधानिक दर्जा दे करके भी एक उसको पावरफुल कमीशन बनाने का काम किया है। वहीं 8 अगस्त को संसद के बाहर जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को कल गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर मंतर आपत्तिजनक नारेबाजी मामले में आरोपी विनीत और दीपक को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं अश्विनी उपाध्याय समेत बाकी लोगों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हेड कांस्टेबल अनिल की शिकायत पर केस दर्ज किया गया, जिसमें एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी। उधर इस बयानबाजी को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। देश की राजधानी में गैंग वॉर हुई, यहां दंगे हुए, यहां एक दलित की बेटी के साथ गैंगरेप करके उसको जिंदा जला दिया गया और इनकी ही पार्टी के लोग भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो खुद नफरत फैलाने वाली पार्टी है, जो खुद दंगा भड़काने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और गृह मंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। जिन लोगों ने वो नारे लगाए हैं और वो गैर कानूनी हैं, देश को, समाज को क्षति पहुंचाने वाले हैं, देश की एकता को खंडित करने वाले हैं, तो पुलिस को उनको केवल चिन्हित करके और कार्रवाई करनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है कि पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली का जंतर मंतर कुरुक्षेत्र हो गया है, प्लासी हो गया है, पानीपत हो गया है, हल्दी घाटी हो गया है। ऐसा युद्ध मचा है कि क्या ही कहने। पुलिस से झड़प हो रही है, पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है, पुलिस लोगों को खदेड़ रही है, लोग भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। भड़काऊ सांप्रदायिक नारेबाजी के मामले में 6 गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार आरोपियों के समर्थन में सैलाब उमड़ आया। सबसे पहले गिरफ्तारी के विरोध में कनॉट प्लेस थाने के पास की सड़क को ब्लॉक किया गया, जमकर नारेबाजी के साथ। यहाँ पर जो रोड है आप देखिए, उस सड़क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर सामने जो ये मेन रोड है, इस पे लोग यहाँ पहुंच गए हैं, लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। आप देखिए इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे, जब लोगों को ये खबर मिल रही थी कि अश्विनी उपाध्याय और उनके साथ 5 दूसरे लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं, जिसके बाद लोग यहाँ पहुंचने शुरू हुए थे। पुलिस ने पूरा दम झोंक दिया कि किसी भी तरह से इस सड़क से इन प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। महिलाएं सड़क पर लेट गईं।
पुरुषों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। सबकी एक ही मांग थी कि जिन्होंने नारा लगाया उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय कार्यक्रम के आयोजकों की गिरफ्तारी क्यों? ये कल सुबह से ही बता नहीं रहे थे कि कहाँ है, अब बता रहे अरेस्ट है। पहले कह रहे थे हिरासत में लिया है, कोई दोष नहीं बता रहे हैं। और जो लोगों ने सड़क ब्लॉक किया है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कानून हाथ में ले रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर संग्राम मचा देने वाले लोगों को तो उठा दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि सड़क से उठकर प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस थाने में घुस आएंगे। तो वही हुआ। अब हंगामा थाने के भीतर था। प्रदर्शनकारियों की बलजबरी ने पुलिस को बल प्रयोग पर मजबूर कर दिया। तो वही हुआ जो पुलिस करती है, एक एक करके लोगों को थाने के बाहर भगाने की कोशिश शुरू हुई। जो समर्थक है गिरफ्तार लोगों के, अश्विनी उपाध्याय और बाकी लोगों के, देखिए वो थाने के अंदर पहुंच गए, जिन्हें थाने से बाहर निकाला गया है एक एक करके, और एक बार फिर से ये गेट बंद कर दिया गया है। दरअसल जैसे ही ये गेट खुला, जो सुमत से समर्थक पहुंचे हुए हैं वो तुरंत थाने के अंदर पहुंच गए, जिसके बाद एक एक कर सभी को पुलिस ने बलपूर्वक बाहर किया। आप देखिए जो महिलाएं भी थी वो अंदर पहुंच गई थी, उन सबको यहां से बाहर किया गया है और एक बार फिर से थाना खाली करा लिया गया है। दरअसल जैसे ही गेट खुला, जो सुबह से समर्थक यहाँ पहुंचे हुए थे वो लोग फौरन अंदर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध करते हैं। उसके विरोध में यहाँ पहुंचे हुए आप देखिए तमाम लोग जो यहाँ पे हैं थाने के गेट पे, ये कनॉट प्लेस थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग इसी बात पर नाराज थे कि आखिर गिरफ्तारी हुई क्यों। जिन्होंने नारा लगाया, पुलिस उन्हें तलाशने की बजाय अश्विनी उपाध्याय और उनके साथ के लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है? दीपक हिंदू भाई, आजाद, विनोद जी, ये जो हमारे लिए सनातन के लिए या अपने देश की सेवा के लिए निरंतर अपने लगे हुए हैं, वो उनकी कॉल थी तो उसी पर हम सब लोग इकट्ठे हुए। लेकिन अब सुना, अखबार में देखा, टीवी में देखा कि उनको पुलिस अरेस्ट किया गया है। आज हम ये पूछते हैं प्रशासन से भी कि आपने अरेस्ट किया, अगर किसी ने कुछ वहाँ पर द्वेषबाजी की है तो उसको अरेस्ट करे, ना कि इनको करे। लेकिन पुलिस की अलग थ्योरी है। वो मानती है कि उसने अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ये भी मानती है कि संसद के इतने करीब किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। मिस्टर अश्विनी उपाध्याय हैं, एक विनीत वाजपेयी हैं एंड इसके अलावा दीपक हैं, 2 लोग दीपक नाम से हैं और एक प्रीत सिंह हैं और एक शर्मा, विनोद शर्मा है। सर, अश्विनी उपाध्याय क्या रोल है इसमें? जी, इन लोगों ने अप्लाई किया था परमिशन के लिए, कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज किया था। जी, परमिशन मिली थी सर? जी नहीं, कोई परमिशन नहीं थी। सवाल ये है कि संसद के इतने करीब भड़काऊ नारेबाजी किसने की और भड़काऊ वीडियो में दिख रहे वो लोग कौन हैं जिन्होंने सांप्रदायिक फसाद को हवा दी? दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी का मेडल दिलाने वाले पंजाब के खिलाड़ियों का अमृतसर में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पुरुष हॉकी टीम के 11 खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी गुरजीत कौर आज अमृतसर पहुंची, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेका। एयरपोर्ट से लेकर स्वर्ण मंदिर तक उनके स्वागत की तैयारियां पूरे जोर पर थी। उन्हें देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और विजेता टीम में पंजाब के 11 खिलाड़ी मौजूद हैं। इन तमाम खिलाड़ियों ने अमृतसर पहुंचकर गुरु का धन्यवाद दिया और आगे की जीत के लिए आशीर्वाद लिया। ये खिलाड़ी यहां से जालंधर जाएंगे, जहां इनके स्वागत की तैयारियां हैं और फिर ये अपने अपने घरों की ओर रवाना होंगे। हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने अब से कुछ ही देर पहले स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका है। ये मौका बेहद खास है क्योंकि 41 साल बाद, जी हां 41 साल बाद हॉकी में पुरुष टीम ने ओलंपिक में मेडल हासिल किया है। सच्चे बादशाह के दर पर हॉकी के चैंपियन। टोक्यो में 41 साल बाद धमाकेदार वापसी से दुनिया जीतने का खम ठोका। अब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में वाहे गुरु के आगे मत्था टेका।
41 साल बाद सबसे बड़ी जीत पर सिखों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र में पंजाब के हॉकी वीरों ने गुरु का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। पुरुष हॉकी टीम के 11 खिलाड़ी अमृतसर पहुंचे। इनके साथ महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी गुरजीत कौर भी मौजूद थी। इन सभी का विजेताओं की तरह भव्य स्वागत किया गया। मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, गुरजंट सिंह, दिलप्रीत सिंह और शमशेर सिंह समेत ये तमाम खिलाड़ी पंजाब के ही हैं। एयरपोर्ट से ये तमाम खिलाड़ी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और मत्था टेका। ये पल बेहद खास था क्योंकि 4 दशक बाद ऐसा मौका आया जब हॉकी में भारत ने कोई मेडल जीता है। इन पदक वीरों को उम्मीद है कि हॉकी में जो जीत मिली है वो आगे भी जारी रहेगी। ओलंपिक से मेडल लेकर लौटे पंजाब के खिलाड़ी फिलहाल गोल्डन टेम्पल में है। यहाँ पर इन्होंने सभी मत्था टेका है पवित्र हरमंदिर साहिब में। आप देख सकते हैं तमाम खिलाड़ी और इनके गले में मेडल लटके हुए हैं। यहाँ पर अभी जो है गुरु साहब के दरबार पे आए हैं, आशीर्वाद लिया। अब हॉकी का आगे क्या भविष्य देखते हैं आप? सर हॉकी का भविष्य अच्छा जा रहा था पहले भी और आगे भी हम अच्छे देखेंगे, तो हार्डवर्क करेंगे और अच्छा और हॉकी अच्छी जाएगी आगे। मेडल की एक झलक ये मेडल है जिसके लिए दिन रात खून पसीना आप लोगों ने बहाया है। तो ये देख सकते हैं, ये वो मेडल है जो 41 साल बाद भारत की झोली में आया है। ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को हराकर पुरुष हॉकी टीम ने जीत हासिल की और अब वो मेडल इनकी मेहनत और कामयाबी से चमक रहा है। पंजाब के ये तमाम खिलाड़ी अमृतसर पहुंचे जहां इनके स्वागत की जोरदार तैयारी थी। ओलंपिक से लौटे पंजाब के खिलाड़ियों का किस तरीके से अमृतसर की धरती पर भव्य स्वागत हो रहा है आप देख सकते हैं। ये वो बस है जिसके अंदर तमाम खिलाड़ियों को बैठाया गया है। इसमें ज्यादातर हॉकी के प्लेयर हैं और जो गुरजीत कौर हैं महिला, उनको आप देख सकते हैं। तो ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जो आज पहली बार ओलंपिक के बाद अपने सरजमी पंजाब में पहुंचे हैं और तमाम खिलाड़ियों को आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं रौनक है, मुस्कुराहट है और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकायदा पुलिस सुरक्षा के साथ पूरे अमृतसर में इनको ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट से ये तमाम खिलाड़ी स्वर्ण मंदिर के लिए निकले। स्वर्ण मंदिर में गुरु को धन्यवाद देने के बाद तमाम खिलाड़ी जालंधर कैंट के मिठापुर जाएंगे। वहां खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत करने की पूरी तैयारियां हैं। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भी मिठापुर के ही रहने वाले हैं। मिठापुर गांव को बरसों से पंजाब में हॉकी का गढ़ भी माना जाता है। सत्येंद्र चौहान, अमृतसर, आज तक। स्वर्ण मंदिर परिसर में खिलाड़ी जब दर्शन के लिए पहुंचे तो लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। खिलाड़ियों ने लोगों की बधाई स्वीकार की और भरोसा दिया कि वो जीत के सिलसिले को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान की ये रिपोर्ट देखिए। 12 खिलाड़ी हैं और साथ के साथ में तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं कि ये खिलाड़ी जिनका सुबह से ही लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वागत हो रहा है। देखिए गोल्डन टेम्पल में यहाँ पर पहुंचे हैं 12 खिलाड़ी हैं जिसमें से हॉकी के ही खिलाड़ी यहाँ पर आज आए हैं। इनमें से एक महिला जो कि अजनाला की गुरजोत कौर है और इसके अलावा तमाम जो है हॉकी टीम के खिलाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं और ये साथ में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। सुबह से ही जो है अमृतसर एयरपोर्ट से लेकर गोल्डन टेम्पल तक का जो जोश और जश्न हमने देखा है। बताना चाहूंगा कि सड़कों पर लोगों का एक बड़ा हुजूम कहीं ना कहीं स्वागत के लिए तैयार था। जगह जगह पर इनका वीरों का जो है इस तरीके से अभिनंदन किया गया है जैसे कहीं ना कहीं एक योद्धा युद्ध जीत के आता है। और जाहिर सी बात है 41 साल बाद जब मेडल मिला है तो इस पल को हर कोई शेयर करना चाहता है और हर कोई अपने तरीके से इन खिलाड़ियों का अभिनंदन करना चाहता है। गोल्डन टेम्पल की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए ये पूरा जो है जहां पर भी खिलाड़ी जा रहे हैं लोग उन्हें रोक लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। कुल मिलाकर ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोल्डन टेम्पल से। और यहाँ पर जो है अभी इन तमाम खिलाड़ियों ने अरदास की है, मत्था टेका है। मत्था टेकने के बाद ये जो दृश्य दिखा रहा हूँ, यहाँ कड़ा प्रसाद मिलता है और प्रसाद लेने के लिए सारे खिलाड़ी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और ये देखिए सीधी तस्वीरें, जितने भी खिलाड़ी हैं अपना मेडल भी इन्होंने जो है गले में लटकाए हुए हैं सभी। और 41 साल के बाद वो गौरव का पल आया है जब भारतीय हॉकी के खिलाड़ियों को अपने सीने पर जो है ओलंपिक के मेडल लगाने का मौका मिला है। सीधी तस्वीर
पुरुष हॉकी टीम ने जहां ओलंपिक में एक बार फिर से जीत के सिलसिले की शुरुआत की, वहीं महिला हॉकी टीम ने भी पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश पाकर इतिहास रच दिया। विजेता टीम के खिलाड़ियों ने आज तक से खास बातचीत में अपनी जीत के राज खोले। 2012 परफॉर्मेंस देखिए, 2016 में कोई अलग रैंक था, 2020 टोक्यो में सेमीफाइनल पहुंची है। तो इन 10 सालों में इंडियन वुमेन्स टीम ने जितना ज्यादा ग्रो किया है, मुझे नहीं लगता किसी और इंटरनेशनल टीम ने इतना ज्यादा ग्रो किया होगा। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, एक मर्तबा डिएगो मैराडोना ने कहा था कि किसी भी टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर एक गोलकीपर जरूर होता है, क्योंकि पीछे से खड़े होकर मैच वही पूरा देखता है। सारे प्लेयर्स के पास में मौका इतना नहीं होता कि गेम इतना ज्यादा क्विक चलता है। तो आप पीछे से गोलकीपिंग करते हुए किस तरीके से कंट्रोल करती गए? वही है कि क्योंकि आपको मैच वो सब चीजें आपको एक्सपीरियंस सिखाता है कि अगर मैं आज से 4 साल पहले की बात करूं तो अगर ये सिचुएशन देखती तो शायद मैं भी नर्वस हो जाती कि ओके 1-0 से हम लीड कर रहे हैं, उसको मेंटेन रखना है, मेंटेन स्टिल आज भी ये है, बट उसे पता है कि हमें कैसे हैंडल करना है। और गोलकीपर का रोल हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। ये मैं ज्यादा सोचती नहीं थी कि ठीक है, पर टाइम के साथ समझ आया कि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें पूरी टीम का ही सपोर्ट होता है। क्योंकि अगर हमारा मान लो लास्ट मैच अच्छा नहीं गया है तो हमें टीम की सपोर्ट की जरूरत होती है कि इट्स ओके, कि स्टिल हमें बिलीव है कि तू कल करेगी। तो वो एक जो बिलीव है वो कोचेस की तरफ से या टीम की तरफ से वो मिलता है, वो हमेशा बिल्डअप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। मनप्रीत, हमने देखा है कि जो लास्ट क्वार्टर होता है वो हमारे लिए हमेशा से थोड़ा टफ हो जाता है। लास्ट के 10 सेकेंड्स, टू बी वेरी प्रिसाइज, लास्ट के 6 सेकेंड्स हमारे लिए काफी अहम थे। उस पल को हमारे व्यूअर्स के लिए दोबारा से रीलिव करिए कि वो 6 सेकेंड्स और श्रीजेश का वो सेव। सीरियसली उस वक्त क्योंकि हम लोग ऑन द फील्ड थे तो ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि हमारे मोमेंट में यही था कि माइंड में यही था कि यार अगर पीसी मिला है तो हमें कैसे डिफेंड करना है। उस वक्त यही माइंड में था कि यार आज कहीं भी बॉल लगती है तो लगने दो, बट ये बॉल गोल के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो हम लोगों ने जो हमारी बेस्ट डिफेंस, जैसे हम लोग माना जाता है कि अटलांटिक कॉर्नर में काफी अच्छा है, तो उसी के ऊपर भरोसा रखा और बोला कि यार हमें बस ये है कि अपनी डिफेंस अच्छे से करनी है और ये बॉल अंदर नहीं जानी चाहिए। वही हुआ, श्री ने काफी अच्छा सेव किया और हम लोगों ने वो मैच जीता। मनप्रीत, मैं रिलेट करना चाहता हूं क्योंकि सिडनी ओलंपिक्स में पोलैंड के अगेंस्ट इंडिया खेल रही थी और आखिरी 6 सेकंड ही बचे थे फाइनल क्वार्टर में जब इंडिया मैच हार गई थी, और यहाँ पे जब पीसी मिला था 6 सेकंड बचे हुए थे, तो रिलेट ऐसा कर रहे थे लोग कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है काफी ड्रामेटिक वो मूवमेंट रही होगी पूरे इंडियन फैंस के लिए। काफियों की हार्ट बीट भी रुकी होगी तभी, इवन हमारे कोच की भी हार्ट बीट उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि बट उस वक्त हमारे माइंड में यही था कि यार हम लोग इतना सेक्रीफाइस किया, तो अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली जीतेंगे। मैच से पहले भी कोच ने ये बोला कि आप लोगों ने बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, बस अपने प्लान और अपने आप के ऊपर भरोसा रखें। अगर हम लोग अपना पूरा 100% देंगे तो डेफिनेटली हम लोग ये मैच जीतेंगे। ये मेरा सवाल आप दोनों से है। एक तरफ टोक्यो में ओलंपिक्स थे, हमारे हॉकी मेन एंड विमेन्स दोनों टीम्स खेल रही थी, एक तरफ इंग्लैंड में क्रिकेट के मैचेस चल रहे थे, पर सारा ध्यान हमारी हॉकी टीम पे था। पहली बार शायद ऐसा हुआ था कि क्रिकेट पे लोगों का फोकस नहीं था, हॉकी पे था। इस चीज को लेके काफी खुशी मिलती है। बिल्कुल मैम, क्योंकि जब पूरा देश आपका मैच देख रहा है, पूरा देश आपको जब सपोर्ट करता है, प्यार देता है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको 12th प्लेयर जैसा काम करता है। तो वही एक मुझे लगता है कि काफी हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है कि इवन हमें पीएम साहब ने अपना जो उनका डेली का रूटीन था उन्होंने मिस करके हमारे हॉकी के मैच देखे हैं। और जब आपके पीएम साहब आपके इतने मैच देखे तो डेफिनेटली की बहुत बड़ी बात है आपके लिए। सविता, आप बताइए। सेम है जैसे इन्होंने बोला, पर कहीं ना कहीं ऑफकोर्स ये एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है जब आपको कंट्री से इतना प्यार मिलता है या रिस्पेक्ट मिलती है या गुड विशेस मिलती है, जाने से लेके और आने तक। मतलब अभी इस बार हम ये नहीं बोल सकते कि हमें पब्लिक से या अपने फैंस से ये चीजें नहीं मिली है, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात। बिल्कुल मनप्रीत, मैं आपसे और कोच से सवाल करना चाहता हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया की डिफीट, वो एक ऐसी डिफीट थी जो चुभने वाली थी, 7 गोल पड़ना, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसे स्पेशल टेक्टिकल चेंजेस हुए थे? क्योंकि उसके बाद बीट स्पेन, अर्जेंटीना, कोई भी टीम थी, इंडिया ने उन्हें बीट किया, उन्होंने मारा डोमिनेटिंग तरीके से। तो कोई ऐसे स्पेशल टेक्टिकल चेंजेस था? क्योंकि कोर्ट पे तो 50% कॉमन बॉल ही होती है, लेकिन देखना ये होता है कि कौन सा प्लेयर ग्रैब करता है डिफेंस पे या मिडफील्ड लाइन पे।
बिल्कुल सर, क्योंकि वो जो 7-1 का स्कोर था काफी बड़ा मार्जिन था हमारे लिए कि हम लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड थे कि कोच भी पहले स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटेड था, बट स्टार्टिंग में जब बाद में हम लोगों ने वीडियो एनालाइज किया, डाटा चेक किया कि हाँ कि कैसा परफॉर्मेंस रहा, बट कोच ने हमसे बोला कि यार आप लोग इतना बुरा भी नहीं खेले हो, बट आपका जो बेस्ट लेवल है वो भी नहीं खेले हो, बट आपको इम्प्रूव करना है क्योंकि अभी हमें सोचने के ज्यादा उसकी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले मैचेस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके बाद 3 मैचेस काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर हम लोग अपना माइंड उस वक्त लूज करते तो हमारे वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले मैच में इफेक्ट करता। तो कोच ने ये बोला कि आप पॉजिटिव रहिए और आने वाले मैचेस के ऊपर फोकस कीजिए। किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ था टोक्यो में, या अभी सेलिब्रेशन बाकी है? एक्चुअली मैच के बाद तो सेलिब्रेट हुआ ही नहीं, क्योंकि काफी बिजी हो गए सभी प्लेयर्स क्योंकि इतना ज्यादा इंटरव्यू, इतना ज्यादा मैसेज और कॉल्स आ रहे थे कि यहाँ सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिला। बट हमारा यही था कि हम लोग वापस जाके पूरे देशवासियों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, और वही हुआ, क्योंकि हम लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, इतना सारा प्यार देके, इतना सारा क्राउड देके बहुत अच्छा लगा कि यार पूरा देश हमारे ऊपर गर्व कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। और यही था कि हाँ उनके साथ सेलिब्रेट करें, और अभी घर जाएंगे, घर पे जाके सेलिब्रेट करेंगे अपने घर वालों के साथ, और बाकी जो गाँव वाले उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो 2020 का एक ये जो टोक्यो है ये कैंपेन एंड हुआ है, लेकिन इसके आगे जो है रास्ता अभी बहुत सारा बचा है। कॉमनवेल्थ है आगे, वर्ल्ड कप भी है आगे, तो उसके लिए टीम की प्रिपरेशन इसी तरीके से जारी रहेगी या फिर कुछ नए, जैसे हमने इस टीम में देखा है नए मिक्सचर था, नए प्लेयर्स का प्लस पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी इसमें थे, तो किस तरीके की बॉन्डिंग रहती है नए और पुराने प्लेयर्स के बीच? सर जैसे कि अभी थोड़ा टाइम ऑफ मिलेगा फाइनली, क्योंकि इतना करने के बाद, तो उसके बाद फिर हमारा बैक टू बिजनेस काम पे आएंगे, क्योंकि आने वाला साल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि एशियन गेम्स हैं जहां से हम लोग ओलंपिक पेरिस के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, और 2023 में वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है। तो हम लोग यही है कि हमारा भी टारगेट है कि हमें अपने आप को और बेहतर करना है, कि हम लोग जब वापस कैंप में आएंगे और डेफिनेटली हम लोग अपना एनालाइज करेंगे कि ओलंपिक्स में क्या अच्छा किया है और कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो फिर वापस फिटनेस के लेवल ऊपर फिर काम करना पड़ेगा कि हाँ कि हम लोग फिटनेस लेवल जो हमारा वहीं पे जहाँ पे था वहीं पे हम लोग वापस अचीव कर सकें। मनप्रीत, तो सविता, आज पहले कहा जाता था जब यंगस्टर्स होते थे कि मुझे विराट कोहली बनना है, रोहित शर्मा बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, आज के जो जनरेशन वो कह रहे हैं हमें मनप्रीत बनना है, हरमनप्रीत बनना है, सविता बनना है, रानी बनना है। जब ऐसा सुनने को मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। सविता, आप जाइए। हाँ जी, बिल्कुल। ऑलरेडी आपने इतने उससे क्वेश्चन पूछा, आंसर उसी में है कि यही एक हमारी अचीवमेंट है, क्योंकि स्पेशली नेशनल गेम है और उसके कारण आज ये मेंस और वुमेन्स का ये रिजल्ट रहा है। तो हमने वो उनको मौका दिया है, कहीं ना कहीं हम भी उस चीज़ के लिए हमने काफ़ी हार्डवर्क किया था। और एक बात है कि हमेशा कोई भी बोलता, बट मुझे उस दिन के बाद से बोल रहे हैं कि हम अपनी बेटी को गोलकीपर खिलाना चाहते, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी सोचता है कि कभी भी ये बात नहीं होती थी, हमेशा हॉकी खिलाना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं इस चीज से हैप्पी नहीं हूँ कि गोलकीपर का बोला, मतलब लोगों ने हॉकी को बहुत ध्यान से देखा है। चाइना के बाद ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यहाँ पर मौजूद है, एक नहीं दो, मेंस टीम में भी वुमेन्स टीम में भी। आप बताइए कैसा लगता है जब ऐसे बोला जाता है कि नेक्स्ट मनप्रीत बनना है हमें? बहुत अच्छा लगता है कि मैडम, क्योंकि आप किसी का रोल मॉडल बनते हो, किसी को आपके पीछे आपको देखते कि हाँ कि आपके जैसा बनना है, तो एक काफी अच्छा है। क्योंकि जो लास्ट मेडल आया था वो उस वक्त मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था, तो अभी क्या कि हम लोगों ने मेडल जीता, वुमेन्स टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो जो आने वाले यंगस्टर्स है वो यही चाहते हैं कि हाँ कि हम भी देश के लिए खेलें और देश के लिए मेडल जीते, और वो देखते कि हाँ कि ये प्लेयर्स ने अचीव किया, तो हम लोग भी इनके जैसे बनेंगे और इनके जैसे मेडल जीतेंगे।